वेलकम टू थिंक वेल ऑडियो। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल थिंक वेल पर, जहां हम नॉलेज को नॉइज से अलग करके सीधे आपके माइंड तक डिलीवर करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं थिंक लाइक अ मंक का पार्ट 1, लेट गो। तो हमारे एक लिसनर ने जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक से जुड़े कुछ सोर्सेस शेयर किए हैं और आज हम इसके पहले हिस्से लेट गो की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इस सेक्शन के जो सबसे जरूरी आइडियाज हैं उन्हें निकालना और ये समझना कि एक शांत और पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए हमें क्या-क्या छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है जय शेट्टी की अपनी कहानी से। वो कॉलेज में थे जब उन्होंने एक साधु को सुना, गौरंग दास, और वो साधु बात कर रहे थे निस्वार्थ त्याग की, मतलब सेल्फलेस सैक्रिफाइस। उनका जो आइडिया था वो ये था कि हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छांव में हमें बैठने का मौका शायद कभी न मिले। और शेट्टी कह रहे हैं कि उस दिन उन्हें उस फिलॉसफी से एक तरह से प्यार हो गया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं था। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें उन लोगों के साथ होना चाहिए जिनके पास वो वैल्यूज हैं जो वो अपनाना चाहते हैं। अच्छा। और यहीं से उनकी पहचान यानी आइडेंटिटी का असली सफर शुरू हुआ। ये लेट गो का पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है। कौन सा? उस पहचान को छोड़ना जो हमने नहीं बल्कि दुनिया ने हमारे लिए बनाई है। लेकिन ये कहना आसान है कि दूसरों के गोल्स मत अपनाओ। हम सब समाज में रहते हैं, परिवार की उम्मीदें होती हैं, दोस्तों का प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है। एक अच्छी नौकरी, शादी, घर, ये सब इतनी गहराई से हमारे अंदर डाल दिया जाता है कि इसके खिलाफ जाना एक तरह की बगावत लगती है। सही बात है। और शेट्टी का साधु बनने का फैसला तो इसके बिल्कुल ही उल्टा था। इस आइडिया को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल। और इसीलिए साधु इसकी शुरुआत बाहरी दुनिया से करते हैं ताकि वो अंदर तक पहुंच सके। वो इसे कहते हैं मन की सफाई। मन की सफाई, हाँ। और इसका पहला कदम है बाहरी शोर को फिल्टर करना। लोगों की राय, उम्मीदें, सोशल मीडिया का प्रेशर। आश्रम में साधु अपना सिर मुंडवा लेते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, वहाँ आईने तक नहीं होते। अच्छा, आईने भी नहीं? नहीं। क्यों? ताकि ध्यान मैं कैसा दिखता हूँ से हटकर मैं कौन हूँ पर आ जाए। ये एक तरह से फिजिकल रीसेट है, एक मेंटल डिटॉक्स शुरू करने के लिए। मतलब अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाना जो हमें हमारी असली आवाज सुनने से रोकती हैं। तो हम जैसे लोग जो आश्रम नहीं जा सकते, वो इस शोर को कैसे कम करें? शेट्टी इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं। अपनी जिंदगी का ऑडिट करें। ऑडिट? हाँ, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम आपके असली मूल्यों को दर्शाते हैं। एक हफ्ते के लिए ट्रैक कीजिए कि आप अपना वक्त, पैसा और एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। ओके। फैमिली, दोस्त, हेल्थ, हॉबीज और खुद पर कितना समय दे रहे हैं, और उसके सामने सोशल मीडिया या बेमतलब की चिंताओं में कितना वक्त जा रहा है। ये ऑडिट आईने की तरह काम करता है। वो आपको दिखाता है कि आपके दावे और आपकी हकीकत में कितना फर्क है। और इस ऑडिट के बाद शायद कुछ बहुत मुश्किल सवाल सामने आएंगे, जैसे जो वैल्यूज मैं फॉलो कर रही हूँ वो आई कहाँ से? क्या वो सच में मेरी है या मैंने अपने आसपास के लोगों से उधार ले ली है? सही। शेट्टी ये भी कहते हैं कि अपने 3 सबसे अच्छे और 3 सबसे बुरे फैसलों के बारे में सोचो। ये एक्सरसाइज शायद हमें दिखा देगी कि हमने कब अपनी आवाज सुनी और कब बाहरी शोर के आगे झुक गए। बिल्कुल सही कहा। ये इंट्रोस्पेक्शन, ये खुद से सवाल करना ही असली पहचान की नींव है। और जब आप इस सफाई में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक नया दुश्मन मिलता है जो अक्सर हमारे अंदर ही बैठा होता है, और वो है नेगेटिविटी। तो एक बार जब हम इस बाहरी शोर को हटाकर अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं तो अगला दुश्मन सामने आता है, नेगेटिविटी। सोर्सेस में सोलोमन एश के कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। ये कमाल का है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि नेगेटिविटी कितनी आसानी से फैलती है। आप इमेजिन कीजिए, आप एक कमरे में हैं जहाँ बाकी सब लोग एक्टर्स हैं पर आपको ये नहीं पता। ठीक है। आपको एक लाइन दिखाई जाती है और फिर 3 और लाइंस। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लाइन पहली वाली के बराबर है। जवाब बिल्कुल साफ है, लेकिन आपके बोलने से पहले कमरे के सारे लोग जानबूझकर गलत जवाब देते हैं। और रिसर्च कहती है कि लगभग 75% लोग ग्रुप के प्रेशर में आकर कम से कम एक बार वो जवाब चुनते हैं जो उन्हें पता है कि गलत है। एग्जैक्टली। ये तो हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा दोस्तों का ग्रुप, हमारा ऑफिस का माहौल हमारी सोच को हमसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। अगर हम लगातार शिकायत करने वाले या निराश लोगों के बीच हैं तो हम भी दुनिया को वैसे ही देखना शुरू कर देंगे। इसे ग्रुप थिंक बायस कहते हैं। और मॉन्क्स का इससे निपटने का तरीका है एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बनना। मतलब? यानी
अचानक गुस्से या दुख में बह जाने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन को ऐसे देखना जैसे आप नहीं कोई और देख रहा हो। ओके। इसके पीछे एक गहरी समझ है। जैसा दलाई लामा कहते हैं, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो खुद अंदर से पीड़ित है। ये सोच आपको उनके एक्शन का विक्टिम बनने से बचाती है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है कि ऑब्जेक्टिव रहो, इमोशनल मत हो, लेकिन जब अचानक गुस्सा आता है, ट्रैफिक में कोई गलत कट मार देता है या कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, तब क्या करें? सही सवाल। उस पल में इस फिलॉसफी को कैसे इस्तेमाल करें? बिल्कुल सही सवाल। और इसके लिए शेट्टी एक इंस्टेंट यूज टूल देते हैं जिसे वो स्पॉट स्टॉप स्वॉप कहते हैं। स्पॉट स्टॉप स्वॉप? हाँ, ये एक मेंटल सर्किट ब्रेकर है। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपके मन में कोई नेगेटिव बात आई है, ट्रैफिक में गाली या खुद के लिए कोई डाउट, बस उसे स्पॉट करें, यानी पहचानें। अवेयरनेस। ये पहला कदम है। फिर रिएक्ट करने से पहले स्टॉप, एक गहरी सांस लें। ये पॉज आपको आवेश में रिएक्ट करने से रोकता है। ओके। और फिर उस नेगेटिव थॉट को एक बेहतर, आगे बढ़ाने वाले थॉट से स्वैप कर दें। पर ये सब छोटी मोटी नेगेटिव बातों के लिए ठीक है, उस गहरी नेगेटिविटी का क्या, जैसे क्रोध या नफरत जो सालों से मन में दबी हो, क्या स्पॉट स्टॉप स्वॉप वहां भी काम करेगा? नहीं, उसके लिए एक ज्यादा गहरा उपाय चाहिए, और मॉन्क ट्रेडिशन में उसे कहते हैं क्षमा, यानी फॉरगिवनेस, माफी। पर ये वो माफ कर दो भूल जा वाली बात नहीं है। ये एक अलग लेवल की चीज है जिसे शेट्टी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस कहते हैं। मतलब ऐसी माफी जो आपको अंदर से पूरी तरह बदल दे। हाँ, इसका मतलब है बिना किसी माफी या बदले की उम्मीद के माफ कर देना। ये आप उस इंसान के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं, ताकि आप उस गुस्से के बोझ से आजाद हो सकें। तो इसे आजमाने के लिए सोर्सेज में एक फॉरगिवनेस लेटर एक्सरसाइज का जिक्र है। हाँ। इसमें आप एक पत्र लिखते हैं। पहले हिस्से में आप उन सभी तरीकों को लिखते हैं जिनसे आपको चोट पहुंची है, मैं तुम्हें के लिए माफ करती हूं से शुरू करके। और दूसरे हिस्से में आप उस सिचुएशन में अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं, कृपया मुझे के लिए माफ कर दो से शुरू करके। बिल्कुल, यह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ये क्रोध और नेगेटिविटी से आगे बढ़ने का रास्ता है। और जब हम इस बोझ को उतार देते हैं, तब हमें एक और चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमने दबा रखा होता है, डर। ठीक है, तो हमने नेगेटिविटी को समझा और उससे आजाद होना सीखा, पर उस गुस्से से पीछा छुड़ाने के बाद मन में जो खाली जगह बनती है वो अक्सर डर से भर जाती है। बिल्कुल। शेट्टी कहते हैं कि डर की जड़ को समझना जरूरी है। मतलब एग्जाम में फेल होने का डर शायद सतही डर है, लेकिन उसके नीचे का असली डर शायद अपने माता पिता को निराश करने का है। बिल्कुल, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल फ्री सोलो डॉक्यूमेंट्री के क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड है। हाँ, वो जो बिना रस्सी के चढ़ते हैं। हाँ, वो बिना रस्सी के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो डर को दबाते नहीं हैं, वो उस पर काम करते हैं। मतलब वो हर मोमेंट, हर होल्ड की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उनका कंफर्ट जोन बढ़ता जाता है, जब तक कि वो चीज़ डरावनी नहीं रह जाती। वो डर को एक प्रोडक्टिव फोर्स बना लेते हैं जो उन्हें तैयारी करने के लिए मजबूर करती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग असली और काल्पनिक खतरों में फर्क नहीं कर सकता। सही बात। एक वर्चुअल रियलिटी गेम में पहाड़ से गिरने का अनुभव भी हमारे शरीर में वही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो असलियत में करेगा। हाँ। इसका मतलब है कि हम जिन चीजों के बारे में सिर्फ चिंता करते हैं, उनका असर भी हमारे शरीर पर बिल्कुल असली होता है। हाँ, और इसीलिए मॉन्क्स डर का इलाज अनासक्ति यानी डिटैचमेंट में देखते हैं। अनासक्ति ये कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि एक छोटा सा मानसिक बदलाव है। मैं डरा हुआ हूँ कहने के बजाय मुझे डर लग रहा है। अच्छा। पहले वाक्य में आप और डर एक हो जाते हैं, दूसरे में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डर एक एहसास है जो आपके अंदर से गुजर रहा है, वो आप नहीं है। इसे आप डर को खुद से अलग कर देते हैं। एग्जैक्टली। इससे जुड़ी एक बहुत खूबसूरत ताओइस्ट कहानी है। अच्छा। एक किसान का घोड़ा भाग जाता है। गांव वाले कहते हैं कितनी बुरी बात है। किसान कहता है अच्छी बात बुरी बात कौन जानता है। कुछ दिन बाद वो घोड़ा एक और जंगली घोड़ी के साथ वापस आ जाता है। अच्छा। गांव वाले कहते हैं वाह कितनी अच्छी बात है। किसान फिर वही कहता है। अगले दिन किसान का बेटा उस नई घोड़ी से गिरकर अपनी टांग तुड़वा लेता है। लोग फिर कहते हैं ओह कितनी बुरी बात है। किसान शांति से कहता है अच्छी बात बुरी बात कौन जानता है। और उसके अगले ही दिन सेना के लोग गांव में जबरदस्ती भर्ती के लिए आते हैं, पर टूटी टांग की वजह से बेटे को छोड़ जाते हैं। अरे वाह,
ये कहानी सिखाती है कि हमें किसी भी पल को अच्छा या बुरा आंकने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम पूरी तस्वीर नहीं जानते। सही बात। डिटैचमेंट का मतलब यही है, खुद से ये पूछना कि मुझे क्या खोने का डर है, और ये समझना कि हर चीज, चाहे वो घर हो या रेपुटेशन, अस्थायी है। यह हमें इस डर से मुक्त करता है। तो हमने डर को समझा और उससे अलग होना सीखा, पर डर से पीछा छुड़ाने के बाद मन में जो खाली जगह बनती है उसे किस चीज से भरें? सही सवाल। यहीं से इरादे यानी इंटेंशन की शुरुआत होती है। हाँ, शेट्टी एक कहानी बताते हैं जब उन्होंने आश्रम में एक साधु को मुश्किल शास्त्र याद करते देखा। उन्होंने सोचा, काश मैं ये कर पाता। ने का अनुभव चाहते हो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब, क्या तुम सिर्फ रिजल्ट चाहते हो कि लोग कहें वाह इसे सारे शास्त्र याद हैं, या तुम उस मेहनत, डिसिप्लिन और लगन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हो जो इसे सीखने के लिए जरूरी है? हमारी ज्यादातर इच्छाएं परिणाम पर केंद्रित होती हैं, प्रक्रिया पर नहीं। पर असली बदलाव और खुशी प्रक्रिया में ही छिपी है। ये मुझे जिम कैरी के उस कोट की याद दिलाता है। मुझे लगता है हर किसी को अमीर और प्रसिद्ध हो जाना चाहिए ताकि वो देख सकें कि ये जवाब नहीं है। बिल्कुल। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई बाहरी चीज हमें खुशी देगी। ये उस कस्तूरी मृग की तरह है जो अपनी ही नाभि से आ रही सुगंध को पूरी जिंदगी जंगल में ढूंढता रहता है। खुशी भी ऐसी ही है, वो बाहर नहीं अंदर से आती है। तो अपने असली इरादे तक कैसे पहुंचे? इसके लिए शेट्टी एक टेक्निक बताते हैं, द वाई लैडर, यानी क्यों की सीढ़ी। ओके, ये कैसे काम करती है? आप अपने किसी भी इच्छा से शुरू करें और बार बार क्यों पूछें जब तक आप उसकी जड़ तक न पहुंच जाएं। मान लीजिए आपकी इच्छा है, मैं अमीर बनना चाहती हूँ। ठीक है। क्यों? ताकि मुझे पैसे की चिंता ना करनी पड़े। क्यों? ताकि मैं आजादी से घूम सकूं। क्यों? ताकि मैं नई जगह देख सकूं और नए अनुभव ले सकूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को और रोमांचक बनाना चाहती हूँ। तो अब असली इरादा अमीर बनना नहीं, बल्कि एक रोमांचक जिंदगी जीना है। एग्जैक्टली। अब आप उस रोमांच को पाने के कई और रास्ते भी ढूंढ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ अमीर होकर। ये तो इंटेंशंस को साफ करने का एक जबरदस्त तरीका है। और इसके साथ एक और आइडिया जुड़ता है, अपनी टू डू लिस्ट के साथ एक टू बी लिस्ट बनाना। हाँ, मतलब गोल्स हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, उसके साथ साथ ये भी सोचना कि आपको कैसा इंसान बनना है। सही। जैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए मुझे स्टॉक्स पे रिसर्च करनी है, लेकिन मुझे अनुशासित, धैर्यवान और जोशीला भी बनना है। टू बी लिस्ट आपके कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो टू डू लिस्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है। राइट। और जब आपकी पहचान साफ हो, नेगेटिविटी कम हो, डर पर काबू हो और इरादे नेक हो, तब आप लेट गो के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। उद्देश्य की शुरुआत यानी धर्म, ये शब्द बहुत सुना है, पर इसका आसान मतलब क्या है? शेट्टी के अनुसार धर्म दो चीजों का मेल है। पहला है वर्ण, जिसका मतलब है आपका जुनून और आपका स्किल, वो काम जो आपको करना अच्छा लगता है और जिसमें आप माहिर हैं। पैशन और स्किल। हाँ, और दूसरा है सेवा, यानी निस्वार्थ सेवा, उस स्किल का इस्तेमाल दुनिया के भले के लिए करना। ओके। जब आपका पैशन और स्किल सेवा के साथ मिल जाता है, तब आप अपने धर्म में होते हैं। ये आपकी सच्ची पुकार है। ये कोई खजाना नहीं है जिसे ढूंढना है, ये पहले से ही हमारे भीतर है। बिल्कुल। पर आजकल जल्दी सफल होने का इतना प्रेशर है, 25 साल की उम्र तक सब कुछ हासिल कर लेने की होड़ लगी है। अगर किसी को अपना धर्म न मिले तो कोई बात नहीं, सेल्फ अवेयरनेस विकसित होने में समय लगता है। लेखिका टोनी मॉरिसन ने अपनी पहली किताब 39 साल की उम्र में लिखी थी। रेड बुल के संस्थापक ने कंपनी 40s में शुरू की। शेट्टी कहते हैं कि अपनी प्रकृति को समझने के लिए वैदिक पर्सनालिटी टाइप्स को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। और ये साफ करना जरूरी है कि इसका जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। तो ये टाइप्स क्या हैं? मोटे तौर पर 4 हैं। पहले हैं मार्गदर्शक, ये टीचर्स, राइटर्स, थिंकर्स हैं जिनको ज्ञान बांटने में आनंद मिलता है। दूसरे हैं नेता, यानी लीडर्स या वॉरियर्स जो सिस्टम बनाते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। तीसरे हैं निर्माता, यानी क्रिएटर्स और मर्चेंट्स जो चीजें बनाते और बिजनेस चलाते हैं। और चौथे हैं बनाने वाले, यानी मेकर्स और आर्टिजन्स जो अपने हाथों से, अपने स्किल से काम करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आपका स्वभाव क्या है। हाँ, और आप उस स्वभाव का इस्तेमाल सेवा के लिए कैसे कर सकते हैं। अपने धर्म को पहचानने के लिए सोर्सेज में एक और बेहतरीन एक्सरसाइज है, रिफ्लेक्टेड बेस्ट सेल्फ एक्सरसाइज। हाँ, ये बहुत प्रभावशाली है। आप उन लोगों से पूछते हैं जो आपको अच्छी तरह जानते हैं कि वो उस पल का वर्णन करें जब आप अपने सबसे बेहतरीन रूप में थे।
अच्छा। जब आप उनके जवाबों को पढ़ते हैं तो आपको उनमें पैटर्न्स और कॉमन थीम्स दिखेंगे। हो सकता है हर कोई कहे कि आप तब सबसे अच्छे थे जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे या जब आप किसी को कुछ सिखा रहे थे। और ये पैटर्न्स आपके धर्म की तरफ इशारा करते हैं? बिल्कुल। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि धर्म स्थिर नहीं है, वो आपके साथ बदलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एमा स्लेड की कहानी है। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, फिर एक बुद्धिस्ट नन बनी और फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्किल्स का इस्तेमाल करके गरीब बच्चों के लिए एक चैरिटी शुरू की। मतलब उनका धर्म उनकी जिंदगी के अनुभवों के साथ विकसित हुआ? सही। तो लेट गो का सफर बाहरी शोर को छोड़ने से शुरू होकर नेगेटिविटी और डर को हटाने, अपने इरादों को साफ करने और अंत में अपने अंदर के धर्म को पहचानने तक जाता है। ये एक सफाई है ताकि आपकी असली चमक बाहर आ सके। एग्जैक्टली। तो इन सोर्सेस को देखने के बाद साफ है कि लेट गो का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ना नहीं है। नहीं, ये उन गलत पहचानों, नकारात्मक विचारों, डरों और छोटे इरादों को छोड़ने के बारे में है जिन्होंने हमें पकड़ रखा है। ये एक तरह की आजादी है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। शेट्टी कहते हैं कि धर्म कोई मंजिल नहीं है जिसे ढूंढना है, बल्कि वो पहले से ही हमारे अंदर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा उद्देश्य कोई एक चीज ना हो, बल्कि वो रास्ता हो जो हम हर दिन अपने चुनाव से बना रहे हैं? शायद इस पर सोचना इस गहरी चर्चा का एक अच्छा अगला कदम होगा। ये था थिंक लाइक अ मंक का पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें भी जरूर चेक करें। और अगर ये ऑडियो आपको वैल्यू देती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। दिस इज थिंक वेल ऑडियो, अनलॉकिंग योर नेक्स्ट लेवल।